नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ हैं हिंदी के चर्चित कथाकार असगर बजाहत। बेहद खुशी की बात है, राजकमल की प्रतिनिधि सीरीज में असगर जी की कहानियों का संकलन अभी हाल ही में प्रकाशित होकर आ चुका है, जिनमें उनकी प्रतिनिधि कहानियों को रखा गया है। इस पुस्तक के संपादक पल्लव हैं। असगर जी का जन्म 5 जुलाई 1946 को उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में हुआ। आपने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हिंदी में एमए, पीएचडी और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली से पोस्ट डॉक्टरल रिसर्च की। 1971 से 2011 तक जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय दिल्ली के हिंदी विभाग में आपने अध्यापन किया। 5 वर्षों तक ओथबोस लोरांड विश्वविद्यालय बुडापेस्ट हंगरी में भी आपने पढ़ाया। यूरोप और अमेरिका के कई विश्वविद्यालयों में आपने व्याख्यान दिए। आपके 5 कहानी संग्रह, 3 उपन्यास, 1 उपन्यास त्रयी, 2 लघु उपन्यास, 10 नाटक, 1 नुक्कड़ नाटक संग्रह और यात्रा संस्मरण की 4 पुस्तकों सहित 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें अब तक प्रकाशित हो चुकी हैं। बीबीसी हिंदी, हंस और वर्तमान साहित्य के विशेषांकों का भी आपने अतिथि संपादन किया। फिल्मों के लिए पटकथाएं लिखने के अलावा धारावाहिक और डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी आपने बनाई। चित्रकला और पर्यटन में आपकी गहरी रुचि है। साहित्यिक अवदान के लिए आपको कथा यूके सम्मान, हिंदी अकादमी दिल्ली के शलाका सम्मान, स्पंदन कथा शिखर सम्मान, व्यास सम्मान जैसे सम्मानों से नवाजा जा चुका है। मैं असगर वजाहत जी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करता हूँ। धन्यवाद जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने सभी श्रोताओं से जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं इस समय, आप सभी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। और इसके साथ ही असगर जी से गुजारिश करता हूं कि वो आए और हमें इस संग्रह से एक कहानी सुनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, बहुत धन्यवाद। आपने बड़ा अच्छा परिचय दिया, उसके लिए भी आपको बहुत धन्यवाद। देखिए, कहानी सुनाने का जो मसला है वो ये है कि मेरे विचार से सुनाए जाने वाली कहानी और पढ़े जाने वाली कहानी में थोड़ा सा अंतर होता है। अंतर ये होता है कि पढ़े जाने वाली कहानी पर जब स्वयं पढ़ते हैं आप, तो उसके ऊपर जो ध्यान होता है और जो आप सुनते हैं उसके ऊपर जो ध्यान होता है, दोनों में फर्क होता है। तो कोशिश मैं ये कर रहा हूँ कि ऐसी कहानियां सुनाऊं जो कि सुनाए जाने वाली कहानियां हैं। पढ़े जाने वाली कहानियां जो लंबी कहानियां हैं, जिनमें विस्तार होता है, जिसमें एक अलग प्रकार की गहराई होती है, उन कहानियों को अगर मैं सुनाना शुरू करूंगा तो शायद सुनाने में बात न बने। इसलिए मैं छोटी कहानियां, या आप जिसे कह सकते हैं कि लघु कथाएं होती हैं, तो कुछ उनको सुनाना शुरू करता हूँ। और उसके बाद फिर जैसे समय होगा और आपकी मर्जी होगी, और अगर आपके कार्यक्रम में इसकी गुंजाइश होगी कि कोई बातचीत हो सके, तो वो भी की जा सकती है। पहली जो कहानी है वो सुनाना चाहूंगा। कहानी का शीर्षक है दलित के द्वारे। नेताजी दलित के घर भोजन करने गए। उनकी 1 करोड़ की कार दलित के घर के सामने रुक गई और फिर उनकी गाड़ियों के पीछे 50-50 लाख की गाड़ियां थीं, वे भी रुक गईं। दलित घर के बाहर खड़ा था, उसके पैर कांप रहे थे, उसका दिल धड़क रहा था, उसकी गर्दन झुकी हुई थी। जनता नेताजी की जय जयकार कर रही थी। नेताजी ने हाथ जोड़कर दलित को नमस्कार किया और आगे बढ़कर दलित के गले में फूलों की एक भारी माला डाल दी। इस भारी माला से दलित का सिर और झुक गया। दलित नेताजी को लेकर घर के अंदर आया। खाना लगा हुआ था। नेताजी और दलित खाने बैठ गए। दलित ने इतना अच्छा खाना कभी नहीं खाया था। खाना शुरू होते ही पत्रकार और मीडिया के लोग अंदर आ गए।
कैमरे चलने लगे और रिकॉर्डिंग होने लगी। फ्लैश चमकने लगे। पत्रकार और मीडिया के लोग भी खाने पर टूट पड़े। दलित को लगा कहीं खाना कम न पड़ जाए, पर खाना कम नहीं पड़ा। खाने के बाद पत्रकारों ने नेताजी से कुछ मजेदार सवाल पूछे। नेताजी ने मजा ले लेकर मजेदार सवालों का मजेदार जवाब दिया। दलित से भी कुछ पूछा गया, लेकिन वह जवाब न दे सका क्योंकि उसका पेट गले तक भरा था और आवाज नहीं निकल रही थी। पत्रकार उसे छोड़कर फिर नेताजी के पास आ गए और नेताजी ने फिर मजेदार बातें शुरू कर दी। नेताजी के जाने के बाद दलित पिघलने लगा। वो बर्फ की तरह गलने लगा, धीरे धीरे बहने लगा, फिर वो गायब हो गया। अब दलित केवल उस फोटो में है जो नेताजी ने उसके साथ खिंचवाई थी। एक कहानी है जिसका नाम है लकड़ी के अब्दुल शकूर की हंसी। लकड़ी के अब्दुल शकूर की हंसी। प्रस्तावना, इस कहानी की एक प्रस्तावना है। हम तुम्हें मार रहे हैं, लेकिन तुम हंस रहे हो। देखो कितनी सच्ची, प्यारी और अनोखी हंसी है। ऐसी हंसी तो शायद तुम पहले कभी नहीं हंसे, या हंसे होगे तो भूल गए। ये अच्छा है कि तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। तुम उन सबको भूल जाते हो जिन्होंने तुम्हें हंसाया था। तुम दिल खोल कर हंस रहे हो। अब देखो तुम बदल रहे हो। तुम्हारे आंसू नहीं हैं, ये तो ओस की बूंदें हैं जो आकाश से तुम्हारे ऊपर टपक रही हैं। देखो तुम्हारा अल्लाह भी तुमसे खुश है क्योंकि तुम खुश हो। देखो तुम जिंदा हो। देखो तुम बोल सकते हो, आगे बढ़ रहे हो। तुम्हारी आने वाली पीढ़ियां तुम पर गर्व करेंगी कि तुम कभी नहीं रोए, सिर्फ हंसते रहे, सिर्फ हंसते रहे। हंसते रहो, हमारी यही कामना है। ये इस कहानी की प्रस्तावना है। अब्दुल शकूर वल्द अब्दुल वहीद वल्द करीम वल्द रहीम वल्द रमना वल्द चमना के अंदर एक बड़ी खूबी पैदा हो गई है। वैसे तो अब्दुल शकूर बढ़ई का काम करता है, उसकी 7 पुश्तों से यही काम होता आया है। आजकल अब्दुल शकूर बहुत खुश है क्योंकि उसके अंदर एक खास खूबी पैदा हो गई है जो और किसी में नहीं है। मतलब ये कि अब्दुल शकूर जब पीटा जाता है तब वो हंसता है, खुश होता है। इस बात पर उसके घर वाले भी हंसते हैं, तालियां बजाते हैं और पीटने वाला फूला नहीं समाता। दूसरी कहानी इसी सीरीज की। अब्दुल शकूर, तुम्हें मार खाने में मजा आता है? जी हाँ, मुझे मार खाने में मजा आता है। कितना मजा आता है ये तो नहीं बता सकता, लेकिन समझ लीजिए बेहिसाब मजा आता है। कोई भी मारता है तो तुम्हें मजा आता है? नहीं। फिर कौन मारता है जब तुम्हें मजा आता है? जब आप मारते हैं तो मुझे मजा आता है। तीसरी कहानी। अब्दुल शकूर, मैं मीडिया के सामने तुमसे एक सवाल पूछ रहा हूँ। जी पूछिए। अब्दुल शकूर, जब मैं तुम्हें मारता हूँ तो तुम्हें चोट बिल्कुल नहीं लगती? नहीं, मेरे को नहीं लगती। तुम्हें बिल्कुल दर्द नहीं होता? नहीं, मुझे कोई दर्द नहीं होता। तुम्हारी तो खाल तक उधड़ जाती है, लेकिन तुम्हें बिल्कुल तकलीफ नहीं होती? जी नहीं, मुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होती। क्यों अब्दुल शकूर? इसलिए कि आप मुझे लकड़ी का समझते हैं ना। चौथी। अब्दुल शकूर, मैं तुम्हें क्यों मारता हूँ? इसलिए कि मैं देश से प्रेम नहीं करता। ये तुम्हें कैसे पता चला कि तुम देश से प्रेम नहीं करते? सर, ये तो मुझे पता ही न चलता। अगर क्या? बताओ बताओ। अगर, फिर तुम रुक गए, बताओ ना। अगर आपने मुझे न बताया होता। मार्शवी, मेरा एक बहुत बड़ा दुश्मन है, उसके पास बहुत ताकत है,
वो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है, मैं उसका सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहता हूँ। वो कहीं छुपा हुआ वार करता है, कभी सामने से हमला करता है। तुम जानते हो अब्दुल शकूर वो कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ वो कौन है। बताओ वो कौन है? वो मैं ही हूँ सर, मैं ही हूँ। छठा, अब्दुल शकूर क्या तुम सपने देखते हो? जी हाँ, मैं सपने देखता हूँ। क्या सपने देखते हो? मैं सपना देखता हूँ कि एक हरी घास का मैदान है और उस मैदान में एक घोड़ा चल रहा है। वो घोड़ा कौन है? वो मैं हूँ। फिर क्या होता है? हरी घास चर ही रहा हूँ, तभी मेरे मुंह में लगाम डाल दी जाती है और मैं घास भी नहीं चर पाता। अब तब मेरी पीठ पर कोई बैठ जाता है। तुम्हारी पीठ पर कौन बैठ जाता है? मेरी पीठ पर आप ही बैठ जाते हैं और मुझे कोड़ा मारते हैं। मैं तेजी से भागता हूँ। फिर सामने से कोई चला आ रहा है। कौन चला आ रहा है? मैं ही चला आ रहा हूँ। फिर मैं अपने आप को रौंदता हुआ निकल जाता हूँ। सातवां, तुम पढ़ क्यों नहीं पाए अब्दुल शकूर? तमाम स्कूल कॉलेज खुले हुए हैं। हाँ, गलती मेरी ही है। तुम अपना इलाज क्यों नहीं करा पाए अब्दुल शकूर? तमाम अस्पताल खुले हुए हैं। हाँ, गलती मेरी ही है। तुम नौकरी क्यों नहीं पा पाए अब्दुल गफूर? तमाम दफ्तर खुले हुए हैं। हाँ, गलती मेरी ही है। तुम कितनी गलतियां करोगे अब्दुल शकूर? लकड़ी का आदमी गलती नहीं करेगा तो और क्या करेगा साहब? आठवां, अब्दुल शकूर तुम्हारे घर की दीवार गिर गई। कोई बात नहीं सर, गिर जाने दो। अब्दुल शकूर तुम्हारे घर की छत गिर गई। गिर जाने दो, कोई बात नहीं। अब्दुल शकूर तुम्हारे बीवी बच्चे नीचे दब गए। दब जाने दो, कोई बात नहीं। अब्दुल शकूर तुम्हारी दुकान में आग लग गई। तुम्हारे सारे औजार बर्बाद हो गए। तुम्हारे पास खाने को कुछ नहीं है। कुछ भी हो जाए, हो जाए। क्यों अब्दुल शकूर? अच्छे दिन आएंगे। ये तुमसे किसने कहा? मुझे यकीन है। कैसे? आप ही ने तो बताया। 9, अब्दुल शकूर तुमने खाना खाया? खा लिया। लेकिन तुम्हारे घर में तो कुछ था नहीं। तुमने पानी पिया? जी, पी लिया। लेकिन तुम्हारे घर में पानी तो था नहीं, पर पी लिया। तुमने कपड़े पहने? जी, पहने। लेकिन तुम तो नंगे हो। तुमने इलाज कराया? करा लिया। लेकिन तुम तो बीमार दिखाई दे रहे हो अब्दुल गफूर। आप भी कमाल करते हैं। मैं खुश हूँ। लकड़ी का आदमी हूँ ना। 10वां, अब्दुल शकूर का जैसा अंत हुआ वैसा काश हम सबको हो। आमीन। अब्दुल शकूर मस्जिद में नमाज पढ़ने गया। वो नमाज पढ़ने खड़ा ही होने वाला था कि मस्जिद की एक भारी मीनार टूटकर उसके ऊपर गिरी। अब्दुल शकूर उसके नीचे कुचलकर मर गया। मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम किया गया। रिपोर्ट ये आई कि मरने से पहले वो हंस रहा था। तो ये 2 अलग-अलग तरह की कहानियां आपने सुनी। और एक बात मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये दरअसल सुनाए जाने वाली कहानियां हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इस क्रम में अगर कुछ और सुनाना हो, कुछ और कहानियां रखना हो, तो वो भी रखी जा सकती हैं। मैंने कुछ कहानियां लिखी हैं जिसमें के संवाद है, केवल संवाद है। संवादों के माध्यम से कहानी कहने की कोशिश की गई है। और उससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कहानी या किसी भी कला रूप की परिभाषा बदलती रहती है। कहानी की परिभाषा भी बदली है, उपन्यास की परिभाषा भी बदली है।
इन बदलती हुई परिभाषाओं से सहमत होना, इनको स्वीकार करना जरूरी नहीं है। हम जानते हैं कि असहमति भी हमें कुछ सोचने में मजबूर करती है। तो इस तरह से चीजों को सामने आना जरूरी है। उनसे सहमत होना या असहमत होना बहुत जरूरी नहीं है। तो अब मैं कुछ संवाद केंद्रित कहानियां सुनाना चाहता हूँ, जिसमें कि गुरु और चेला के संवाद है। ये कहानियां जो है वो सांप्रदायिकता पर, कम्युनलिज्म पर आधारित है, जो आज हमारे समाज और हमारे देश की और शायद विश्व के दूसरे देशों की भी समस्या है, जहाँ जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। ये केवल हमारे देश में ही नहीं है, बल्कि ये एक विश्वव्यापी समस्या है। लेकिन इस कहानियों का कॉन्टेक्स्ट जो है वो हमारा देश है। इसमें गुरु और चेला के संवाद है। चेला अपने गुरु से पूछता है, गुरु जी, क्या हमारे देश के मुसलमान विदेशी हैं? गुरु, हाँ शिष्य, वे विदेशी। चेला, वे कहाँ से आए हैं? गुरु, वे ईरान, तुरान और अरब से आए थे। चेला, लेकिन अब वे कहाँ के नागरिक हैं? गुरु, भारत। चेला, वे कहाँ की भाषाएं बोलते हैं? गुरु, भारत की भाषाएं बोलते हैं। चेला, उनके रहन सहन तथा सोच विचार का तरीका किस देश के लोगों जैसा है? गुरु, भारत के लोगों जैसा है। तब वे विदेशी कैसे हुए गुरु जी? गुरु, इसलिए हुए कि उनका धर्म विदेशी है। चेला, बौद्ध धर्म कहाँ का है गुरु जी? गुरु, भारतीय है शिष्य। चेला, तो क्या चीनी, जापानी, थाई और बर्मी बौद्धों को भारत चले आना चाहिए? गुरु, नहीं नहीं शिष्य, चीनी, जापानी और थाई यहाँ पर क्या करेंगे? चेला, तो भारतीय मुसलमान ईरान, तुरान और अरब जाकर क्या करेंगे? दूसरा। गुरु, चेला, हिंदू मुसलमान एक साथ नहीं रह सकते। क्यों गुरुदेव? दोनों में बड़ा अंतर है। क्या अंतर है? अरे उनकी भाषा अलग है, हमारी भाषा अलग है। चेला, क्या सिंधी, कश्मीरी, गुजराती, मराठी, मलयालम, तमिल, तेलुगु, उड़िया, बंगाली मुसलमान नहीं बोलते? गुरु, नहीं नहीं, भाषा का अंतर नहीं है, धर्म का अंतर है। चेला, मतलब दो अलग अलग धर्मों को मानने वाले एक देश में नहीं रह सकते। हाँ, भारतवर्ष केवल हिंदुओं का देश है। चेला, तब तो सिखों, ईसाइयों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों, यहूदियों को इस देश से निकाल देना चाहिए। गुरु, हाँ निकाल देना चाहिए। तब इस देश में कौन बचेगा गुरु जी? गुरु, केवल हिंदू बचेंगे और बड़े प्रेम से रहेंगे। चेला, उसी तरह जैसे पाकिस्तान में सिर्फ मुसलमान बचे हैं और बड़े प्रेम से रहते हैं। अगली गल। गुरु, चेला, गुरु जी, दंगे, हिंदू मुस्लिम दंगे कैसे रोके जा सकते हैं? गुरु, शिष्य, इस सवाल का जवाब तो पूरे देश के पास नहीं है, राष्ट्रपति के पास नहीं है, प्रधानमंत्री के पास नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल के पास नहीं है, बुद्धिजीवियों के पास नहीं है। चेला, गुरुजी, आदमी चांद पर पहुंच गया, प्रकृति पर विजय पाली, असंभव संभव हो गया है। वैज्ञानिकों को यह काम क्यों नहीं सौंपा गया था कि दंगे कैसे रोके जा सकते हैं? गुरु, शिष्य, वैज्ञानिकों को इस काम पर लगाया गया था, पर उनका कहना है कि ये धार्मिक मामला है। चेला, फिर धार्मिक लोगों को इस काम पर लगाया गया? गुरु, हाँ, धार्मिक लोग कहते हैं ये सामाजिक मामला है। चेला, समाजशास्त्री क्या कहते हैं? गुरु, उन्होंने कहा कि ये राजनीतिक मामला है। चेला, फिर राजनीतिज्ञों ने क्या कहा? गुरु, उन्होंने कहा यह कोई मामला ही नहीं है,
ये कुछ कहानियां थी जो मैंने आपके सामने रखी। ढांचा कहानी। वो घर लौट कर आया तो कुछ अजीब सा लग रहा था। न उसने बच्चों से कोई बात की और न जमीला से कुछ बोला, जो स्टोव पर खाना पका रही थी। किसी चीज की छीना झपटी पर बड़कू और मुनिया में लड़ाई हो गई। बड़कू मुनिया को मारने लगा, लेकिन वो कुछ नहीं बोला, जबकि ऐसे मौकों पर वो बड़कू के कान पकड़कर मरोड़ देता था और मुनिया को अपनी गोद में बिठा लेता था। मुनिया रोती रही और वो खाली खाली आंखों से कमरे को निहारता रहा। फर्श पर बिछे हुए गद्दे, अलगनी से लटकते कपड़े, ताक में रखे कागज के फूल, दीवार पर लगा मक्का मदीने का फोटो, छत से लटकता एक बल्ब, सब कुछ उसे नया लग रहा था, जबकि कुछ भी नया न था। रोटी खा लो, जमीला ने उसकी तरफ देखे बिना कहा। उसने जब कोई जवाब नहीं दिया तो जमीला ने उसकी तरफ देखा। वो बेपढ़ी लिखी समझदार औरत थी, देखते ही समझ गई कि दाल में कुछ काला है। उसके आदमी का चेहरा सफेद पड़ गया है। क्या हुआ, क्या बात है? क्या सेठ ने पैसा नहीं दिया? पैसा दिया। उसने अपनी जेब से नोट निकालकर जमीला की तरफ हाथ बढ़ाया। तब क्या बात है? गिरवर भाई से कुछ कहासुनी हो गई क्या? जमीला को अच्छी तरह मालूम था कि कभी कभी उसके आदमी और गिरवर भाई में कहासुनी हो जाती है। नहीं, उसने कहा। जमीला की आंखें उसकी उदासी की वजह समझने की कोशिश करती रहीं, लेकिन कुछ समझ में ना आया। रात जब बच्चे सो गए और दोनों लेटे तो जमीला ने फिर पूछा, आज कुछ न कुछ हुआ जरूर है। काफी देर तक वो तो छुपाता रहा, फिर बोला, सब कह रहे हैं कि मैं ढांचा हो गया हूँ। जमीला की आंखें हैरत से फट गईं। उसने कहा, अरे, अच्छे खासे गोश्त पोश्त के आदमी को ढांचा कह रहे हैं? वो बोला, तुम यही कह रहे हैं कि मैं ढांचा हूँ, आदमी नहीं। वो सब झूठ बोल रहे हैं। पता नहीं झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं, पर वो मुझे ढांचा मानने लगे हैं। ये तो बड़ी अजीब बात है। काम पर से निकालने का बहाना तो नहीं कर रहे? नहीं, ऐसा नहीं है। फिर काम तो कहते हैं जितना कर सकते हो करो, पैसा लेते रहो, पर तुम ढांचा हो, आदमी नहीं हो। कहने दो, उनके कहने से क्या होता है। कहते हैं तुम ढांचा हो तो तुम्हारी औरत भी ढांचा है, तुम्हारे बच्चे भी ढांचा हैं। वाह, ये अच्छी रही। उनके कहने से हम सब ढांचा हो जाएंगे। जमीला से बातचीत करने के बाद उसे कुछ इत्मीनान हुआ और वो अच्छी नींद सोया। अगले दिन सुबह उठा तो काम पर जाने से पहले ही बड़कू स्कूल से लौट आया था। क्या बात हो गई? स्कूल से क्यों भाग आया? उसे देखते ही जमीला चिल्लाई। भाग नहीं आया, निकाल दिया गया हूँ। निकाल दिया है सर ने, बड़कू बोला। क्यों, क्या स्कूल का काम पूरा नहीं किया था? काम तो पूरा किया था। फिर क्यों निकाल दिया? कोई बदमाशी की होगी? नहीं, कोई बदमाशी भी नहीं की। फिर क्यों निकाल दिया सर ने? कहा तुम ढांचा हो, ढांचा पढ़ नहीं सकता। उसे और जमीला को बड़ी हैरत हुई। अभी कल तक तो बड़कू स्कूल जाया करता था, अचानक ढांचा कैसे बन गया? वो बड़कू के स्कूल गया, सर से बात की तो सर जी ने कहा कि बड़कू तो ढांचा है, ढांचा कैसे पढ़ सकता है। बड़कू का नाम स्कूल से काट दिया गया। वो काम पर चला गया, पर जमीला मोहल्ले के वकील साहब के पास पहुंच गई और उन्हें पूरी बात बताई। कहा कि स्कूल पर मुकदमा कर दीजिए, उन्होंने मेरे बेटे का नाम काट दिया है। वकील ने कहा, देखो, ढांचा तो अदालत में जा नहीं सकता, तुम और तुम्हारा आदमी ढांचा है। ढांचे को न्याय मिलने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो आदमी तो है नहीं। जमीला इलाके के एमएलए के पास गई और उन्हें पूरी बात बताई। ये भी कहा कि हम आपको ही वोट देते हैं, हमारे साथ ये अन्याय हो रहा है, हमें ढांचा बताते हैं। एमएलए ने कहा, देखो, वोट देने की बात तो भूल जाओ,
अब तुम लोग वोट नहीं दे पाओगे। क्यों? ढांचा वोट नहीं देते। वैसे मुझे तुमसे हमदर्दी है, पर ये तुम्हारी गलती है कि तुम ढांचा बन गए। जमीला ने कहा, हमें क्या पता था कि हम ढांचा बन जाएंगे। हम अपनी मर्जी से तो ढांचा बने नहीं। एमएलए ने कहा, देखो, पूछ कर ढांचा नहीं बनाए जाते। बहरहाल अब तुम जाओ और ढांचा बन जाने से समझौता कर लो। जमीला घर आ गई। दोपहर को खाना वाना खाने के बाद मोहल्ले की औरतें आने लगी। पड़ोसन ने कहा, बहनी, हमें बहुत दुख है कि तुम्हारा परिवार ढांचा बन गया। रामदीन की अम्मा बोली, बड़कू की अम्मा, कोनो बात होए तो हमका बतायो, संकोच ना करो। अरे हम तो पड़ोसी हैं दीदी, पड़ोसी का धर्म निभाएंगे। बच्चू सिंह की लड़की बोली। जमीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने धोती के कोने से आंसू पोंछे और बोली, आप ही लोगों का तो सहारा है। वो शाम को घर आया तो बहुत डरा हुआ था। कुछ लोगों से उसकी लड़ाई हो गई थी और उसके सिर में चोट लगी थी। वे लोग तो मुझे घेर कर मार डालना चाहते थे। कह रहे थे, ढांचे की हत्या पर कोई सजा नहीं मिलती। ढांचा कोई आदमी थोड़ी होता है। जमीला ने उसके सर धोया तो लाल खून बहने लगा। जमीला ने कहा, देखो देखो, तुम्हारे तो खून निकल रहा है। तुम ढांचा कहाँ हो? ढांचा होते तो लाल खून न निकलता। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आज आप आए समय निकाल के कहानी पढ़ने। राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से आपको बहुत बहुत अच्छा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मौका दिया। बहुत से पाठक जो हमसे जुड़े रहे, आप सबका भी बहुत बहुत आभार। सबसे गुजारिश है, आप सभी जरूर मतलब ये कहानियां पढ़ें। और बहुत छोटे छोटे संवादों की हैं। असगर जी ने बहुत जो संवादों वाली कहानियां, गुरुचेला संवादों वाली, और मैं जो कहानी सोच रहा था, वो कहानी का शीर्षक है, जब वो लोग दोनों संप्रदाय के जो सांप्रदायिक दंगे करने वाले लोग होते हैं, जिस होटल में ढाबे में आके बात करते हैं, और अंत में वो है मुश्किल काम। मुश्किल काम। तो सबसे ज्यादा मुश्किल काम कौन सा होता है, तो वो बताता है कि बच्चे को मारना सबसे मुश्किल काम। बहुत ही मार्मिक कहानियां हैं, आप सब लोग पढ़ें। और आप सभी का बहुत बहुत आभार, आप लोग जुड़े रहे। ठीक है भैया, तो अब खत्म करें, बंद करें। जी शुक्रिया सर।